मेरी जान। क्या हो गया? क्यों तुम लोग मुस्कुराए हो? हंसी आ रहा है तो डायलॉग सुने हो ना, आज तुम हंस रहे हो, हंसोगे एक दिन मैं हंसूंगा। हंसूंगा नहीं समझ में आया? 3 इडियट देखो, अभी आर्टिकल 13 पूछू तो गायब होगा। बताओ बेटा आर्टिकल 13 क्या है? ठीक है बच्चों, शाबाश। बाकी चारों उसका बताइए, बाकी लोगों को क्यों नहीं याद है? तुम कहाँ आता है फिर गायब हो जाता है फिर आ जाता है। और ऐसे कौन सा सामान ला रहा है बेटा? शादी वादी हो गई है? आर यू मैरिड? मैरिड हो तब कौन सा सामान ला रहा है? एक सेट बेड बिस्तरा, 5-6 सेट कपड़े, कापी किताब हो तो रख लेना, बर्तन एक सेट, खत्म बात। पैसा हो जेब में बस। ऐसे 2-2 दिन पे क्या अरेंज कर रहे हो? जो शादीशुदा आदमी होता है नया नया कि भाई अभी एसी ले आए तो लगा कि वाइफ का हाथ दर्द कर रहा है, वॉशिंग मशीन भी ले आओ। फिर वॉशिंग मशीन ले आए तब लगा कि नहीं नहीं ये चाहिए, तो वहाँ अरेंजमेंट और चॉइस से चाहिए, पसंद से चाहिए। पिंक कलर का वॉशिंग मशीन चाहिए। तो लड़कियों को एक ऑब्सेशन है पिंक कलर से। अच्छा, मुझे शादी के बाद पता लगा कि पिंक भी 4-5 तरीके का होता है। बेबी पिंक, पिंक सुपर पिंक, और कौन सा पिंक? ठीक है, लाइट वो पीच है, ये पीच कलर है। यही तो तुम्हें नहीं पता, लड़के हो ना, मैं जानता, मैं भी इसको गुलाबी ही जानता था। शादी के बाद दिस इज पीच कलर। तो शादी के खिड़की लगा दो, उजाला आता है, बोर्ड में मजा नहीं आता। खड़ा होकर लगा दो सही से। कोई काम किया जाता है तो ऐसा कि मतलब लगे कि हाँ ठीक ठीक है। 12 क्या है अनुराधा? आर्टिकल 12 कल डिस्कस किए थे हम लोग ना, राज्य की परिभाषा। क्या क्या है राज्य की परिभाषा में? राज्य की परिभाषा के हमने आपको 4 पॉइंट बताए थे। हम पहला बता दे रहे हैं, भारत सरकार एवं भारत की संसद। दूसरा, राज्य सरकारें और राज्य विधानसभाएं। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा, अन्य प्राधिकारी। ये सब साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलिए आप लोग। क्लियर हो गया? उधर 5 से 11 कर चुके हैं और 1 से 4 कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तू बर्थडे का केक भी नहीं लेके आई हम लोगों के लिए? स्वीट्स वगैरह लाना चाहिए ना, एक तो कल आई नहीं, प्रसाद ही ले आती। हाँ? अरे कैसे नहीं पड़ गई? कैसे दोस्त हो तुम लोग? तो तुम लोगों पर डिपेंड करता है। तुम गलती की हो, तुमको थोड़ी सी मूंगफली और वो इलायची दाना नहीं चढ़ता सफेद वाला, वो लेके आके 2-2 सबको दे दो। इलायची दाना उसको बासी लग रहा है, बताओ। आशिका भी गजब समझदार हो गई। हाँ, ये भी सही है। तो मान लो दुकान से आया ना, वो शुद्ध है। हमारे जो छोटे वाले बाबा थे, हैं अभी जिंदा हैं, तो वो
स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो हम लोग तरफ ना एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस, पता है कि नहीं? तो होम साइंस के एग्जाम के दिन जनरली लड़कियाँ होती हैं होम साइंस, और वो उस दिन खाना वाना बनता है जिस दिन उसका पेपर होता है। कोई पूड़ी बनाएगा, कोई हलवा बनाएगा, कोई पूड़ी बनाएगा, ये एग्जाम तो एक तरह से खाना हो जाता है। तो एक टीचर थे तो कहे कि अरे मैं नहीं खाऊंगा। तो हमारे बाबा पूछे क्यों भाई, बच्चे बनाए खाइए। तो कहे नहीं, पता नहीं साफ से बना है नहीं बना है, ये है वो है। यार वो बनिया की दुकान में तो खाते रहते हो। तो कह रही बनिए का जो तराजू है उसको रखने के बाद चीज़ शुद्ध हो जाती है। तो हमारे बाबा भी कहते तुमको रुको, ये बात है, एक लड़के रखो अब खाओ शुद्ध हो। तब साहब अभी 5-6 दिन और आपका ऐसे चलेगा। तो एक एक दिन में क्या लेके आ रहा है, एक दिन अगले दिन तकिया। कुछ अगर ज्यादा सामान हो तो इसको ले जाओ साथ में, इसीलिए बार बार पूछ रहा है कहाँ रूम लिए, कहाँ से ले आना है, कहाँ से ले जाना है। बिल्कुल दोस्तों का साथ देना बनता है। चलिए शुरू किया जाए। आर्टिकल 14 क्या बताए थे नीतीश जी? आपका नाम नीतीश है? हाँ, वो मैं इंटरटेन कर लूँगा, आप बताइए। ठीक। आर्टिकल 14 संरक्षण। आप बोलिए क्या क्वेश्चन है आप? लोकल अथॉरिटी, तीसरे वाले में। न्यायालय नहीं आता है राज्य की परिभाषा में, वही तो बता दिए क्यों नहीं आता है। बिकॉज न्यायालय आएगा आपका 13 में और न्यायालय आएगा 32 में। 13 में आया ना सुप्रीम कोर्ट, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ, कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय। इसलिए न्यायालय स्वतंत्र है, राज्य का हिस्सा नहीं है। जब स्वतंत्र नहीं रहेगा तो कैसे राज्य को रोक पाएगा? सोचिए, दिमाग लगाइए एक बार। अगर मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मैं राज्य के अधीन हूं, तो मैं राज्य को रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता हूं ना। इसीलिए न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया। यही न्यायालय की स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। न्यायालय राज्य के अंदर कहां आता तो परिभाषा में रहता। जब परिभाषा में नहीं है तो आपको क्या? हमने आपसे पहले ही कह दिया, संविधान पे केवल संसद और सुप्रीम कोर्ट को बोलने का हक है। अगर ये दोनों ऑर्गन सरकार के मिसबिहेव करने लगे जनता से तो क्या होगा? मान लीजिए पिछले सरकार, इसके पहले सबसे बम्पर जब इंदिरा गांधी उस समय सरकार ने किया भी मिसयूज, तभी तो सारे क्लेम किए गए। यही तो पढ़ रहा है। वो केस लिखवाने का मेरा क्या मतलब था? 42वें संशोधन से क्या लिखवाया आपको कि 368 में खंड 4 और 5 जोड़ा गया। हालांकि बाद में मिनरवा मिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया। तो ये यही तो था कि न्यायपालिका की शक्ति को बिल्कुल छीन कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। ये कहा दिया गया कि न्यायपालिका संसद के कानून की जांच नहीं कर सकती है और वो कानून किसी कोर्ट में एग्जामिन भी नहीं होगा, चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। यही लिखे हैं आप लोग। अब दिक्कत कहां आ रही है? रिवीजन किए थे, रिवीजन ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। केवल जाते समय, आज सुबह किए थे, आते समय
नहीं, आप लोग एक ही गलती करते हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, कुछ नहीं है। प्रॉपर तरीके से आप दिमाग में अपने सेट करेंगे, कुछ भी नहीं है। 368 है। तो पहले सर्वोच्च, जैसे सरकार ने इनिशिएट किया क्या, लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म क्यों किया? लैंड रिफॉर्म सरकार की मजबूरी थी, भूमि सुधार। क्योंकि भारत इतिहास को हम देखें तो जमीनों के मालिक कौन थे? सिद्धांत का जो बात सही है, सरकार जो प्रयास संशोधन 368 के तहत, यानी कि अब गौर करिएगा, के ऊपर अनुच्छेद 13 आपको अधिकार, आपको नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कानूनों के जांच करने की, कि कोई कानून गलत है, सही है, संविधान सम्मत है या नहीं। अगर संविधान से असंगत है कोई कानून, संविधान के प्रावधानों के अनुसार या मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अनुसार, तो अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाए जिस सीमा तक वह संविधान का या मौलिक अधिकार का उल्लंघन। इसी शक्ति को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जांच। ठीक है, लेकिन खुद न्यायपालिका ने क्या कहा कि अगर 368 के तहत संशोधन करते हैं तो 13 की कोई बात उस पर लागू नहीं होती। तो इस तरह से बच गए। जब कोई लड़ाई थी नहीं, जब भी जरूरत पड़ती थी एक संशोधन ले आती थी और उस चीज को रख देती थी। न्यायपालिका उस बात को मान ली। 1967 में और न्यायपालिका कि 368 भी 13 की परिधि में है और 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन बुरी लग तो या सरकार को, इंदिरा गांधी नहीं लिखते हैं, मतलब आप लिखिए कालीन, अभी भी किसी प्रधानमंत्री का और ऐसे नाम नहीं लिया। इसके बाद 1971 के चुनाव हुए। 1971 के चुनाव को भारी बहुमत से इंदिरा गांधी ने जीता और वो कहें कि मैं न्यायपालिका की इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को ही खत्म करूंगी। और इसके बाद 24 संविधान और तमाम बातें की गई कि न्याय में ये क्वेश्चन संशोधन किया
डीपीएसपी के प्रावधानों को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता दे दी गई। इसके बाद आया केस का केस 1973। अब ये सब हो रहा 1971। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती का डिसीजन दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहती है कि 24वां संविधान संशोधन वैध है। यानी कि वो ये मान लिए कि सरकार 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, हम रोकेंगे नहीं। साथ ही ये कहा लेकिन किसी भी कीमत पर सरकार के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब मूलभूत ढांचा क्या है? मूलभूत ढांचा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में यह साफ तौर से कहा गया कि सरकार इसका उल्लंघन नहीं करेगी। यानी कि मूलभूत ढांचा वो सीमाएं हैं जिसे 368 के तहत नहीं, जब 368 के तहत नहीं बदला जा सकता है तो क्या होगा? संविधान फिर न्यायपालिका फिर जांच कर लेगी और अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो है मौलिक अधिकारों का करेगी, शून्य करेगी। अब हुआ क्या था आपको बताएं। इंदिरा गांधी सरकार बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक पावर में थी। का जो पहला टर्म आया था पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा था, ध्यान आ रहा है। राज्यों में सरकारें केवल मोदी जी के नाम पे बन गए। इसको कहा था पॉपुलर व्यक्ति, लोकप्रिय। ऐसे ही इंदिरा गांधी लोकप्रिय थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोल दे इंदिरा गांधी के सामने। तो ऐसे में उस सरकार ने कोशिश की कि हम न्यायपालिका के शक्ति को खत्म कर देते हैं। उस समय कर देती, लेकिन जज भी जो होते हैं बहुत टेढ़े दिमाग के होते हैं। तो जजों ने जब केशवानंद भारती केस दिया तो क्या कहा? 24वां संविधान संशोधन वैध है। 398 पेज की रिपोर्ट गई थी जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखा था संविधान का, आ जाइए संविधान, पूछा मत करिए आप लोग, सीधे आगे बैठ जाइए। संविधान का आधारभूत ढांचा। उसने लिखा था कि अगर संसद चाहे तो नया संविधान लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान के मतलब संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, अगर चाहे तो नए प्रोविजन लगा दे, लेकिन आधारभूत ढांचा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और 394 पेज की रिपोर्ट में यही एक शब्द था, आधारभूत ढांचा। किसी का ध्यान ही नहीं गया और बाद में जैसे ही सरकार कमजोर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने वो व्याख्या की आधारभूत ढांचे की कि पूछो मत। जब अमेंडमेंट बढ़ाएंगे तो वहां लिखवाएंगे, आधारभूत ढांचे की आज तक परिभाषा नहीं दी गई है। और सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर यह बताता है कि दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आई बात कि कौन सी चीज संविधान के आधारभूत ढांचा में सम्मिलित है, यह निर्धारित करना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। और समय आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा की कोई परिभाषा नहीं दी है, और जब समय आता है तो बताती कि है ये संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है या नहीं। तो वही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जिसको इंदिरा गांधी सरकार समाप्त करना चाहती थी या कमजोर करना चाहती थी, इस प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने उसको क्या किया? बचा लिया। इतना ही आप लोग लिखे। फिर 42वें संशोधन से देखिए, 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। बहुत बड़े चेंजेस किए गए थे 42वें संशोधन से। 43वां और 44वां, ये दोनों 42वें का सुधार है, क्योंकि 42वें के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ध्यान आ रहा है? और इस जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन पारित करके 42 में जो जो चेंजेस किए थे उसको हटाया गया। यही कहानी चल रही है, ठीक है।
इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, जिसमें विधि के समक्ष समानता को मैंने बताया था कि ये प्रावधान लंदन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो वहां पे आता है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल हैं, नोट करा दिए थे। पहला प्रिंसिपल है कानून सर्वोच्च है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है विधि के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। कानून, पहला है कानून सर्वोच्च है, दूसरा है कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, और तीसरा है कि संविधान जो है न्यायपालिका के निर्णयों का परिणाम है। तो तीसरा मैंने बताया था कि ये वाला सिस्टम भारत में नहीं लागू होता, क्योंकि हमने क्या रखा है, लिखित संविधान रखा हुआ है। उनके यहाँ लिखित नहीं है, इसलिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ लिखित है, लेकिन पहला और दूसरा पूरी तरह हमारे यहाँ लागू होता है। अब प्रश्न ये उठा, आप खुद बताइए कि अगर विधि के सामने सब लोग बराबर हैं, तो संविधान के द्वारा क्यों कुछ वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है? सैद्धांतिक रूप से तो गलत है ना। भाई सरकार वेलफेयर के प्रोग्राम चला ले, जो गरीब है, जो मजबूर हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनको फ्री में एजुकेट किया जाए, उनको रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब दिया जाए। आरक्षण क्यों आप दे रहे हैं? ये प्रश्न बनता है कि नहीं? और ये प्रश्न अभी नहीं, अगर आप जनरल कोटे से हैं और जब 900 नंबर पाके आप नहीं सेलेक्ट होंगे और 750 पाके कोई सेलेक्ट हो जाए, तो उससे वो दुश्मन दिखाई देगा, मन करेगा गोली मार दे। ये व्यवहारिक बात है। लेकिन यही कहा गया इसी अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा, विधियों का समान संरक्षण। तो इसमें कहा गया कि अगर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, तो एक जैसे कानून भी क्या करेंगे, भेदभाव कर देंगे। अब मान लीजिए आपको एक लंगड़े के साथ दौड़ा दिया जाए, तो कौन जीतेगा? आप ही जीतोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए जो वंचित तबका है समाज का, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण गलत नहीं है, हाँ, आरक्षण से जुड़ी राजनीति गलत है। जो आरक्षण पे लेके जो राजनीति होती है वो गलत है। तो अब मेरी बात समझ में आई? तो ये आर्टिकल मिलके बैलेंस कर दे रहा है। यहां तक हम लोग कर लिए थे, आगे बढ़े, चलिए। लिखिए कुछ अनुच्छेद 14 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 14 का संरक्षण भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। समझ में आया? यानी कि अगर भारत भूमि पे कोई विदेशी भी है तो उसको अनुच्छेद 14 में दिए गए अधिकार प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए, इस अनुच्छेद में नागरिक की बजाय व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। बजाय व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए सर्वोच्च न्यायालय निकला तो एससी लिख दिया करिए, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन
संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। जिसका अर्थ है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी इस अधिकार को छीन नहीं सकती, कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी इस अधिकार को छीन नहीं सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निहित है। अर्थात यदि 14 के आधार पर राज्य कोई मनमाना व्यवहार करता है तो उसे 14 का उल्लंघन माना जाएगा। लास्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 14 में निहित व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। व्यक्ति दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक मतलब इंसान, हम आप जैसे हो गए। विधिक मतलब कोई कंपनी, बोर्ड इत्यादि। ठीक है। हेडिंग बनाइए, युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। युक्त क्या हुआ, समझ में आ रहा है? इसको इंग्लिश भी लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन लिखिए। अनुच्छेद 14 में दी गई समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि देश के सभी व्यक्तियों पर पूर्णतः समान कानून लागू किए जाएंगे। इसका अर्थ मात्र इतना है कि समान कानून लागू किए जाएंगे।
इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य मनमाने तरीके से व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ मात्र इतना है कि राज्य मनमाने तरीके से व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सामाजिक व्यवस्था को समुचित तरीके से संचालित करने के लिए राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 14 के तहत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर वर्गीकरण कर सके। अनुच्छेद 14 केवल वर्ग विधान का विरोध करता है। यह वैधानिक उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण का विरोध नहीं करता। बशर्ते वर्गीकरण मनमाना नहीं, बशर्ते वर्गीकरण मनमाना नहीं, युक्ति युक्त हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वर्गीकरण का आधार बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य, इंटेंजिबल, मतलब किस आधार पर निर्णय लिया जा रहा है ये समझा जा सके, बोधगम्य होना चाहिए। दूसरा, किए गए वर्गीकरण का तर्कसंगत संबंध उस उद्देश्य के साथ होना चाहिए जिसे अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। ठीक है, समझ में आया? जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? मान लो पुलिस भर्ती की हाइट क्या है बताइए? 5 फीट।
580 मान लेते हो, कोई बात नहीं, 170 सेंटीमीटर ना। अब मान लीजिए कि हमारे जो पहाड़ी और उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहां पे यही नियम लागू कर दिया जाए तो वहां मुश्किल से कोई 5 8 वाला मिलेगा, क्योंकि वो रेस ही छोटी है। नॉर्थ ईस्ट वालों को देखे हो, बोल देते हैं लोग चिंका चिंकी बोल देते हैं, दिल्ली में खूब मिलते थे चिंका चिंकी। चिंका बोलना गलत है, चिंका चिंकी मतलब चीन का, चीन की। तो उस अगर हम 5 फीट 8 इंच वाला क्राइटेरिया लगा दे तो वहां की तो जनता वैसे ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो यही क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। 10 राज्यों की आबादी की सामान्य हाइट कम है तो उनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं देंगे तो अब पूरे देश में 5 8 है, वहां पे मान लीजिए 5 3 कर दिए, वो लॉजिकल है। नहीं तो 10 राज्य की जनता क्या होगी, ऐसे ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो कानून एक जैसा होने के बावजूद क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया। इसीलिए विधि के समक्ष समानता, और दूसरा पॉइंट क्या रखा गया, विधियों का समान संरक्षण। अब मान लीजिए सरकार कहते सबसे 30% टैक्स लेंगे, जनता रोने लगेगी। भाई समाज में ऐसा भी आदमी जो 2 लाख कमा रहा है और उसका 60,000 चला गया टैक्स में, और समाज में ऐसा भी आदमी जो 2 करोड़ कमा रहा है। तो 2 लाख वाले का अगर सरकार ने 60,000 ले लिया तो मर जाएगा। 2 करोड़ वाला फिर भी दे सकता है। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए क्या रखा गया, प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर बढ़ जाएगी। और कम कमाते हैं तो 5 7 लाख तक तो गवर्नमेंट पूछ ही नहीं रहा, जाओ बेटा ऐश करो, घूमो फिरो। 10 लाख तक छूट दे दी गई ना। सोचिए 10 लाख तक आपको इनकम टैक्स फाइल डालने की भी जरूरत नहीं है, ITR डालने की। अगर 10 लाख तक इनकम है तो सरकार के माफ किए जाओ, लेकिन सबको नहीं किया जा सकता ना। तो यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे कारणों की वजह से सरकार भेदभाव कर सकती है। अब हेडिंग बनाइए, समता के अधिकार के अपवाद, समानता के अधिकार के अपवाद, अधिकार का अपवाद मतलब इसमें बार बार आपने क्या पढ़ रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग और व्यक्ति हैं जो इससे बाहर रखे गए हैं, तो वो इसके अपवाद हो जाएंगे। नोट करिए पहला, अच्छा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि राइट टू इक्वलिटी भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को प्राप्त है जो भारत की जमीन पे खड़ा है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो। अब आप एक बात बताइए कि भारत जैसे देश में हर समय लाखों विदेशी रहते हैं, विभिन्न देशों के दूतावास के कर्मचारी हैं। दिल्ली में एक एरिया है चाणक्यपुरी, वहां जाएंगे तो केवल दूतावास मिलेंगे आपको। हाँ, हर कंट्री का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, अजरबैजान का, बेलारूस का, अफ्रीका का, कीनिया का, लाइन से वो दूतावास बने हुए हैं। और सब में पूरे पूरे विदेशी नागरिक हैं, वो भी तो भारत की भूमि पे हैं, टूरिस्ट हैं। अब अपना बिहार वाला ही बेल्ट पकड़ लिए, जापानी, चीनी, मंगोलिया के कितने लोग, हजारों लोग रोज आते हैं। ये बोध गया और ये सब बुद्धिज्म स्प्रेड है ना वहां। उधर चलेंगे राजस्थान तो ये इंग्लैंड यूरोप वाले आगे पड़े हुए हैं। राजस्थान में एक जगह है अजमेर, आप सुने होंगे। अजमेर से 30 किलोमीटर दूर है पुष्कर, सुना है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में, और माना जाता है कि पुष्कर में ही बैठ के ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया था।
पुष्कर में इतने फॉरेनर रहते हैं कि वहाँ के लोग इंडियंस को होटल भी नहीं देते हैं, बहुत कॉस्टली, देते ही नहीं। भाई दिन रात बस चल रही है, अब अजमेर चले और रहो ना, वहाँ कैमरे में नहीं बताना चाहता हूँ, नशा बहुत हाई लेवल पे है, गांजा, सुल्फा, अफीम। मेरा एक फ्रेंड इसी पे रिसर्च कर रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ पुष्कर, ये उसका रिसर्च का टॉपिक है कि पुष्कर एक धार्मिक जगह थी, पूरा डांस होता है, फॉरेन कल्चर हो गया है। हम रुके हैं रात में वहाँ, और यूरोपियंस वगैरह जहाँ रहेंगे उनका आप जान ही रहे हैं। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, दैट इज कल्चर, मस्ती मार रहे हैं, घूम रहे हैं, आगे पड़े हुए हैं। भाई इनके यहाँ क्या है, $1500 तो बेरोजगारी भत्ता है। $1500 का मतलब इंडिया में जानते हो 1,20,000 रुपये। भारत के किसी भी शहर में आप बड़े आराम से रह सकते हो, ये हकीकत है। अमेरिका वगैरह में आपके पास इंश्योरेंस ना हो, आप दवा ना करा पाओगे, इतना महंगा है। तो ये तुम देख रहे हो जो मेडिकल टूरिज्म इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है वर्ल्ड वाइड। अभी हम लोगों को भले महंगा लगता है, यूरोपियंस को, अमेरिकन को बहुत सस्ता लगता है। आप जाओ ना, जो 5 स्टार हॉस्पिटल बने, मैक्स बना है, अपोलो है, आपका मेदांता द मेडिसिटी है, जाके देखिए। 5 स्टार होटल फेल हैं, 5 स्टार होटल के कमरे सस्ते हैं, इनके महंगे हैं। 10-10 हज़ार रुपये का बेड मिलता है इनके यहाँ, और ठीक ठाक कोई भी बीमारी हो तो 25-30 दिन तो लग ही जाता है। हमारी मदर का ऑपरेशन हुआ था मैक्स अपोलो में, हमको एकदम अच्छे से याद है। पैसा जमा करके आते थे, फिर पैसे के अरेंजमेंट में लग जाते थे, क्योंकि अगली सुबह फिर जमा करना है। 1 लाख रुपए पर डे जमा हो रहा था। जो ऑपरेशन का 7-8 लाख जमा हुआ इकट्ठा, वो अलग। ये 1 लाख रुपए डेली का ज्यादा लोड पड़ रहा था। आज सुबह दे के आए 10-11 बजे जमा किए, शाम को 6-7 बजे फिर फोन आ जाता था, सर बिल कल सुबह जनरेट हो जाएगा। फिर चलो भाई, आज के हालात ये हैं कि अगर किसी का फैमिली मेंबर 1 महीने के लिए ढंग के हॉस्पिटल में चला गया तो उसके पूरे जिंदगी की कमाई, जो उसकी सेविंग्स है, मिडिल क्लास आदमी क्या सेविंग होती है, एक एवरेज नौकरी वोकरी जो कर रहा है, खा पी लिया रह लिया वो छोड़ दो, बुढ़ापे तक शहर में तो एक फ्लैट ले लेगा, या शहर के बाहर में कहीं 1-2 मंजिल का मकान बनवा लेगा, एक बेटी की शादी कर देगा, एक बेटे को पढ़ा लिखा लेगा। आजकल बैंकिंग वैंकिंग ठीक है तो एक ठीक ठाक 7-8-10-12 लाख की गाड़ी, और अकाउंट में 25-30-40 लाख रुपए। ये पूरे जिंदगी की कमाई होती है मिडिल क्लास की। गलत कह रहा हूं? अब फ्लैट मकान हो गया 5 करोड़ का, अलग बात है कि महंगाई बढ़ते बढ़ते 20 साल में लिए थे 1 करोड़ का, हो गया 3 करोड़ का। लेकिन यही स्थिति है, गलत है। और एक हॉस्पिटल चले गए तो 25-30 लाख रुपए आपका गए। इतने महंगे हैं। एयर एम्बुलेंस दिया जा रहा है, सोचिए आपके रांची में होगी व्यवस्था एयर एम्बुलेंस। भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा वहां से, ला देंगे, लेके चले जाएंगे आप। मान लीजिए जमशेदपुर में हो सकता है इलाज, अब रांची से जमशेदपुर बाई रोड जाने में 2 घंटा लगेगा, हेलीकॉप्टर से 15 मिनट पहुंच जाएंगे। सही तो है, प्राइस भी तो जोड़ो। यहां से दिल्ली 60,000,
इम्पॉसिबल। हेलीकॉप्टर में एयर पैरामेडिक्स होगा, प्लेन में गया होगा। हेलीकॉप्टर तो कई लाख में पड़ जाएगा। एयर पैरामेडिक्स में क्या होगा कि वो 3-4 सीट का पैसा ले लेंगे आपसे, जितने में एक स्ट्रेचर लगाएंगे, ऐसे समझ लो ना। उसको एयर पैरामेडिक्स बोलते हैं। हाँ, प्लेन से यहाँ से दिल्ली ले गए, दिल्ली से लोड करके जिस भी हॉस्पिटल में जाना है चले गए। तो वो प्लेन से गया ना, तो प्लेन उड़ रही है, मान लीजिए 2 बजे जाएगी, 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी, 3:30 बजे पहुंच जाएगी। तो यहाँ से सिस्टम लगाए, पैक करके ले गए, एयर पैरामेडिक्स बोलते हैं उसको, प्लेन में रख दिए, स्ट्रेचर ही चला गया प्लेन में। तो उसमें प्लेन का क्या हुआ, प्लेन की मान लीजिए 5 सीट गई, 5 सीट का पैसा जोड़ लेगा आपसे। तो नॉर्मल टिकट आपका 6-7 हज़ार का पड़ता है रांची टू दिल्ली, इमरजेंसी में 10 का पड़ जाएगा। तभी तो 6 टिकट का ले लिया आपसे, और एक स्ट्रेचर लगाने में 6 से ज़्यादा का जगह नहीं जाएगा। अरे भाई ये चेयर है, तो इस चेयर के साथ पैर लेग का भी तो स्पेस छोड़ना पड़ेगा। एक चेयर 3 फीट लेता है। चॉपर मुझे नहीं लग रहा, पहले तो ऐसे चॉपर कम है जो यहाँ से पहुँच जाए हमें दिल्ली। चॉपर में प्रॉब्लम भी है, चॉपर बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, फिर वो फ्यूल कैपेसिटी होती है, उसको कई बार स्टे मारना पड़ेगा। चॉपर हमेशा देखिएगा टेक्निकल जगह पे रखा जाता है। जैसे कटरा गए, कटरा से वैष्णो देवी पहुंचा दिया आप, हाँ 5-7 मिनट लगता है उसको। यहाँ से उठा, उसको क्या आप तो चल के जाते हो ना, वो तो ऐसे उठा, ऐसा गया, ऐसे लैंड कर गया, फिर वहां से उठा, ऐसे आया, ऐसे लैंड कर गया। उतरे 5 मिनट का वो ले लेते हैं सब। मुझे याद है कि 3,000 रुपये एक आदमी का ले लेते हैं सब एवरेज। 5 लोगों को बैठाते हैं एक बार में, 5 मिनट की जर्नी, इसी हिसाब से अंदाजा लगा लो। चलिए, विदेशी राजनयिक, जो विदेश के लोग सरकार की तरफ से भारत में काम करते हैं उनको विदेशी राजनयिक कहा जाता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स। शासक, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल एवं भारतीय न्यायालयों की सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है। सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है। अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है, यानी कि ना तो क्रिमिनल केस चलेगा ना तो सिविल केस चलेगा इनके ऊपर। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपालों को अपने दायित्व निभाने के लिए विशेष उन्मुक्तियां दी गई हैं। जैसे इन पदों पर आसीन व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान कार्य संबंधी लिए गए निर्णयों के लिए
किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे कि निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। लिए गए किसी भी निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। और किसी भी न्यायालय में इनके पद के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। अगला लिखिए, अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिसका संबंध संसद में उनके द्वारा कही गई बातों के लिए, संसद में उनके द्वारा कही गई बातों के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। इसी प्रकार यह सुविधा अनुच्छेद 194 के तहत, इसी प्रकार यह सुविधा अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी प्राप्त है। 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी प्राप्त है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, देखो, जो भी संसद सदस्य पार्लियामेंट में जो वो बोलते हैं, उसको बोलने के लिए न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। इवन एक दूसरे को गाली भी दे दे। जो कार्यवाही होगी वो सदन के अंदर होगी, न्यायालय का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम आप अभी रोड पे मारपीट कर लें, क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ के कोर्ट में दे देगी, मुकदमा चलेगा ना। लेकिन इसमें क्या होगा, वहां संसद के अंदर कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी बोले, न्यायालय में जाएगा ही नहीं। तो 105 में इंडियन पार्लियामेंट है, 194 में स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, लिखिए, अनुच्छेद 31 क ख ग ABC, अनुच्छेद 31 ABC के अधीन पारित विधियों को भी अनुच्छेद 14 के अपवाद में रखा जाता है। एक और लिख लीजिए, अनुच्छेद 361A में प्रेस या मीडिया को एक विशेष अधिकार दिया गया है। जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडलों के कार्यवाहियों का, संसद या विधानमंडल के कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन करता है,
तो उस पर देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। का सत्य प्रकाशन करता है, संसद या विधानमंडल की कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन करता है, तो उसके ऊपर देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, यह प्रावधान यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया। अब बेटा एक बार रिवाइज कर लो, 14 खत्म।
हो गया। पहले केवल 15 1 लिखिएगा। तो लिख लीजिए। हो गया। पूर्णतः अंशतः राजनिधि से पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों एवं सार्वजनिक समागम के स्थानों, मेल जोल के स्थान, पार्क वगैरह के प्रयोग से रोका नहीं जाएगा। देखो, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14 को ही एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू कर रहा है, 15 और 16। तो पहले नोट करके लिखिए, नोट। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार को, आधे घंटे में पानी दे दिया करिए। विशिष्ट क्षेत्रों में लागू करता है। यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। दिए गए भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 तथा 16 में दिए गए मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15 तथा 16 में दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। यदि कोई विधि 15 या 16 के तहत अवैध है, यदि कोई विधि 15 या 16 के तहत अवैध है
तो उसे चौदह के तहत युक्ति युक्त वर्गीकरण कहकर वैध नहीं बनाया जा सकता। युक्ति युक्त वर्गीकरण कहकर वैध नहीं बनाया जा सकता। अब आइए अनुच्छेद 15(1). देखो साफ साफ क्या लिखे हैं। राज्य 5 ग्राउंड दिया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई डाउट? कौन कौन से आधार है? लिंग, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान और लिंग। इन 5 की महिला पुरुष है, लिंग हो गया, जाति पता है आप लोगों को, धर्म पता है आपको, जन्मस्थान यूपी में पैदा हुए, झारखंड में पैदा हुए, तमिलनाडु में पैदा हुए, और वंश मतलब राज परिवार से हैं या सामान्य परिवार से हैं। इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा भारत के किसी भी नागरिक से। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब नोट करिए। पंद्रह 1 में दिया गया प्रतिषेध केवल राज्य के लिए है, यह निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। केवल राज्य के लिए है, यह निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। इस अनुच्छेद में केवल शब्द का विशेष महत्व है, अर्थात इस अनुच्छेद में केवल शब्द का विशेष महत्व है, अर्थात इन्हीं आधारों पर भेदभाव वर्जित है, अन्य आधारों पर किया जा सकता है। अब जैसे यही मान लीजिए, यहां विकलांग नहीं लिखा है, लिखा है कहीं? अन्य आधारों पर किया जा सकता है। मतलब राज्य इन 5 आधारों पर नहीं, अगर कोई विकलांग है तो भेदभाव कर सकता है, क्योंकि इसमें विकलांग नहीं लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2). यह अनुच्छेद राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश देता है या निजी व्यक्तियों को आदेश देता है। लिखे तो हो, राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति को आदेश दिया गया है। अब क्या आदेश है? कोई भी नागरिक उपरोक्त में से, उपरोक्त मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, के में से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस में? अब मान लीजिए आप एक निजी व्यक्ति या दुकान खोल लिए और कह दिए कि हम ओबीसी को या एससी कास्ट को सामान नहीं बेचेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आप एक होटल चला रहे हैं, कह दिए हम इनको किराए पे नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते आप। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश, ऐसा हो सकता है ना। जैसे न्यूक्लियस मॉल है और न्यूक्लियस मॉल कह दे कि हम आदिवासियों को अंदर नहीं आने देंगे, हो गया कि नहीं भेदभाव? ऐसा नहीं कह सकते। या महिलाओं को अंदर नहीं आने देंगे,
हो गया ना भेदभाव। जाति मूल वंश, हालांकि ऐसा कोई मॉल नहीं करेगा, महिलाएं नहीं जाएंगी तो मॉल बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया? कोई पार्क है, उस पार्क में ये आपसे पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, नाम क्या है। आप गए, टिकट लगेगा, वो देना है, दे देगा आपको। आप गरीब हैं, अमीर हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कोई क्वेश्चन है उस पर? नहीं है, तो नहीं रोका जाएगा। दूसरा, पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित, मतलब जिसमें पैसा सरकार देती है किसी चीज को चलाने के, पूरा का पूरा या थोड़ा बहुत उसमें से, अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब और सार्वजनिक समागम जैसे पार्क वगैरह के स्थान के प्रयोग से नहीं रोका जाएगा, चाहे वो निजी व्यक्ति का हो चाहे राज्य का हो। पर्सनली मेरा घर है तो मैं ताला लगा के रह सकता हूं, और मैं कहूंगा अनुराधा चप्पल उतार के अंदर आना, दैट इज माई प्रीमाइस, तो मैं कह सकता हूं। लेकिन कोई सार्वजनिक प्लेस है, कोई सार्वजनिक प्लेस क्या, कोई मॉल हो गया, कोई पिक्चर हॉल हो गया, कोई रोक टोक होती है? कोई आपसे कहता है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस लिंग के हो, कुछ पूछा जाता है? नहीं। वही तो कह रहा है, मॉल किसी न किसी प्राइवेट व्यक्ति का ही तो है। तो अगर इन कामों से जुड़ा हुआ है तो कोई भेदभाव प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? वर्ण जाति में बदल चुका है ना, वर्ण के आधार पर भेदभाव भारत में नहीं है, उसको अपार्थिड कहा जाता है, रंग भेद, अपार्थिड। ये अंग्रेज जब थे तब चलता था, साउथ अफ्रीका में था, भारत में भी था। ब्लैक्स एंड डार्क्स आर नॉट अलाउड, कुत्ते और काले का आना मना है, वो जहां रहते थे लिखे रहते थे। तो ब्रिटिश इस चीज की प्रैक्टिस करते थे, बहुत से उनके प्लेसेस होते थे उसमें आपको प्रवेश नहीं मिल सकता था। जैसे आजकल पीवीआर चलता है ना, उस समय मेफेयर चलता था, मेफेयर नाम की एक ऐसे पिक्चर हॉल की वो थी, वो केवल अंग्रेजों को और अपर क्लास इंडियंस को ही टिकट देती थी, और ड्रेस कोड था। अभी भी पार्टी वगैरह में हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। मानवीय भेदभाव सिर्फ बनाए गए हैं। काला गोरा सिर्फ आपकी जियोग्राफी पे निर्भर करता है कि आप किस जगह पे पैदा हुए, किस क्लाइमेट में पैदा हुए। अभी आपको 100 साल रख दिया जाए वहाँ यूरोप में, डेनमार्क में, अगली दूसरी तीसरी पीढ़ी आपकी गोरी होने लगेगी। हाँ, वो गोरे हो जाते हैं। वातावरण, क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है। ब्लैक होना कोई बुरा नहीं है, आप गर्म प्रदेश से सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। कभी यूरोपियंस वगैरह जो इंडिया घूमने आते हैं उनको गौर से देखा, चेहरे पे दुनिया भर के उनके दाग और वो पिंपल्स और ये मिलेंगे। क्यों? वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते इस हीट को। आपको एग्जाम्पल में बताए थे, कनाडा में पिछले साल 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के हजारों लोग मर गए। आपके रांची में 45 पे लड़का बाइक दौड़ा रहा है मस्ती में, 2 बटन खोल के, कुछ उसी में सिगरेट भी जला ले रहे हैं। गलत कह रहे हैं? और तो कुछ उसी में वो कट वाला ग्लव्स पहन लेंगे बाइक पे, अब पतरातू वैली में जूम मारेंगे एकदम कि पैर यहां तक रगड़ जाए। 45, वो भी तो इंसान ही है। हाँ, 39 में वहाँ कनाडा में हजारों लोग मर गए, घरों के बाहर नहीं निकल लेते। हीट वेव, क्लाइमेटोलॉजी। ऐसा नहीं कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारा क्लाइमेट तुमको उस हिसाब से तैयार किया। जब पॉपुलेशन पे देखोगे दुनिया में ना, तो जब वर्ल्ड का बनाओगे तो इंडिया चाइना जिस रेंज में आ रहे हैं उसी को लेके लाइन खींच दो, पूरे दुनिया में यही आबादी ज्यादा मिलेगी। (23.5) नॉर्थ से 23.5 साउथ।
इस जोन में जो भी देश है उसकी पॉपुलेशन खूब मिलेगी, और इंसानों की ही नहीं, जानवरों की भी, इंसेक्ट की भी, क्योंकि लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट और रेनफॉल। और हमारे यहाँ ये दोनों भर भर के हैं। आप याद करिए बरसात का मौसम, कितने रंग बिरंगे कीड़े दिखने शुरू होते हैं, कोई बदबू मारता हुआ, कोई खुशबू मारता हुआ। कीड़ों के कलर देखिए, लाल, गुलाबी, बैगनी। इंसानों में उतना वो नहीं है डाइवर्सिटी। इंसेक्ट तो देखे होंगे, कीट पतंगे उड़ते हुए, वो भी तो पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं जैसे इंसान, वैसे वो, उनकी लाइफ साइकिल उतने दिन की है। कुत्ते की लाइफ साइकिल 8 साल की है। 6 महीने में देखते इतना बड़ा पिल्ला पूरा कुत्ता बन जाता है। इंसान का बच्चा 6 महीने खड़ा नहीं हो पाता है, 9 महीने रेंगने में लगता है, साल पे जाकर खड़ा होता है। वो सबसे कमजोर बच्चा अगर किसी स्पेसीज का पैदा होता है तो इंसान का। जानवरों के बच्चे पैदा होते, भाई बच्चा पैदा होना नॉर्मल सा है। गाय का बच्चा पैदा होता है, खूर मार मार के, मुंह मार के, चाट के आधे घंटे में खड़ा कर देती है। दूसरा दिन वो दौड़ना शुरू कर देता है। सबसे कमजोर स्पेसीज अगर इस धरती पे कोई है तो इंसान है, जिसका हो मतलब बाबू बाबू बाबू, 6 महीने तो बाबू बाबू करना पड़ता है। अब उसमें क्या करेगा, कभी ऐसे हाथ मार देगा। अच्छा नहीं देखे क्या तुम लोग छोटे बच्चों को? मेरे 2 बच्चे तो मैं देखा हूं भाई, सबकी हमकी यही हालत थी। तो इंसान का बच्चा सबसे कमजोर पैदा होता है हर स्पेसीज में। सांप वाप के बच्चे होते, कहा था उनसे ज्यादा बचो, सांप से खतरनाक सपोला। सांप के बच्चे को सपोला कहा जाता है, तो कहा था कि वो ज्यादा जहरीले होते हैं। नहीं सर, क्या जी, जहर वाला सांप होगा तब ना। 99% सांपों में जहर नहीं होता, 99% सांप में वो पॉइजनलेस होते हैं, लोग डर के मारे मार देते हैं। दुनिया में सिर्फ 1% सांपों के अंदर जहर होता है। ऐसा क्या देख रहे हो मेरी तरफ? साइंटिफिकली प्रूवन है। और सिर्फ 8-10 सांप ऐसे हैं जो, मतलब ये इधर इधर 8-10 सांप ऐसे हैं जो आपको मार देंगे, नहीं तो सब क्योरेबल है। वो बेटा मैथोलॉजी में, जैसे विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान को देखे हो? तो इच्छाधारी नाग मैं भी नहीं देखा हूं। जिस दिन तुम शंकर जी को देख लोगे उसी दिन मैं इच्छाधारी नाग नागिन को देख लूंगा। अरे बेटा ये मानवीय सोच है सिर्फ। आपको मुझे दर्शन में जाना पड़ेगा। आपका नॉलेज कैसे बनता है? आपका नॉलेज आपकी बुद्धि और आपके अनुभव दोनों से बनता है। अब आपने कहीं एक्सपीरियंस किया दूध और कहीं देख लिया समुद्र, अब आपने कहा क्षीर सागर, दूध का समुद्र। ये सिर्फ आपकी कल्पना में। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर देखते हो सोने का पहाड़, तो कहीं आपने सोना देख लिया, कहीं पहाड़ देख लिया, दोनों को क्लब कर दिया। ये दिमाग की उपज है, फिक्शन। रियल में है नहीं है पता नहीं, लेकिन मानवीय, इसी तरह भगवान, इसी तरह भूत, इसी तरह इच्छाधारी नाग नागिन, सब हमारी कल्पनाओं के। भगवान ने हमको बनाया है या नहीं ये नहीं पता, बट ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको हमने बनाया है। शंकर जी का ये जो स्टेचू देख रहे हो, तो हम भगवान की नहीं पूजा करते हैं, हम इंसानों के द्वारा बनाए हुए भगवान की पूजा करते हैं। कोई न कोई इंसान ही बनाया होगा ना, ये जो मूर्ति दिख रही है। हाँ, वो देखा थोड़े था शंकर जी को, कैसा सर है, कैसा बाल है। कहा जाता है कि अगर शेर के हाथ पैर होते तो वो भगवान की मूर्ति शेर जैसा बनाता। कल्चर पढ़ा दिए, समझ में नहीं आया। हेलेनिस्टिक आर्ट,
मानवीय तत्व का ईश्वर में आरोपण, जैसे हम देखते हैं वैसे ही देवी देवता बना देते हैं। कल्पना स्वर्ग नरक की क्या है? एक बहुत आदर्श स्थिति का राजा बना दिए हैं, उसको विष्णु बना दिए हैं, उस स्वर्ग हो गया, स्वर्ग का मालूम वैकुंठ लोक। एक बहुत खराब राक्षस टाइप का आदमी बना दिए, उसको यमराज कर दिए हैं। कहा दी तुमको लालच दे दिए कि बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। कल्पनाएं भी देख लो, जैसे जलने पे ज्यादा दर्द होता है तो लिख दिए तुमको तेल के कड़ाहे में छाना जाएगा, उससे निकाल के फिर नमक और हल्दी लगाई जाएगी। एक बार हल्का सा ब्लेड मारो और नमक हल्दी गिरा के देखो कैसा लगता है, नमक और लाल मिर्च। कटने से ज्यादा उससे दर्द होगा। तो जो जो पीड़ा तुम कल्पना कर सकते हो वो पीड़ा वहां लिख दी गई है। इंसानों ने ही लिखा है ना, भगवान आगे थोड़े लिखे हैं। अगर भगवान लिखते तो कोई नहीं पढ़ पाता या सभी पढ़ लेते। इंसानों ने लिखा है, इसलिए जो संस्कृत जानते हो संस्कृत वाला पढ़ लेते हैं, जो उर्दू जानते हैं उर्दू वाला। तुमको फारसी दे दे पढ़ लोगे तो मतलब किसी फारसी जानने वाले व्यक्ति ने लिखा है, बात खत्म। इतनी सी बात है। झूठे भगवान भगवान किए पड़ रहे तो कुछ नहीं है। भगवान भूत न इच्छाधारी नाग नागिन। जो तुम्हारा वेद पुराण गीता कुरान है वो भारत का संविधान है, इसको पढ़ो अच्छे से। ये नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे ईश्वर नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मानवीय संवेदनाओं के लिए एक हम विश्वास कर लेते हैं, वो एक अच्छी बात है। एक ब्रह्म की सत्ता, जो मैंने एक दिन कहा था कि पैगंबर साहब मुस्लिमों के हो सकते हैं, अल्लाह सबके हैं, ब्रह्म सबके हैं, गॉड सबके हैं। इनके जो मैसेंजर हैं, मान लीजिए हिंदू के मैसेंजर हो गए शंकराचार्य, तो वो हिंदुओं के हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी के मैसेंजर हो गए ईसा मसीह, तो वो क्रिश्चियनों के हो सकते हैं। इस्लाम के पैगंबर हो गए मोहम्मद साहब, तो वो हो सकते हैं मुस्लिमों के। लेकिन अगर मूल तत्व देखा जाए, अल्लाह, गॉड या भगवान या ब्रह्म, वो तो आ नहीं सकता है, सबका है। और बाकी जो मूर्ति उर्ति बना के पूजा वूजा करते हो, ये सिर्फ तुम अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करते हो। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन जैसे विवेकानंद का एक बहुत बढ़िया लाइन है, फोटो भी लगे, मैं बोल देता हूँ। मंदिर से शुरू हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मंदिर में ही अंत हो गया तो आपने कुछ पाया नहीं। कहने का मतलब है आइडियल वर्शिप कोई भी दार्शनिक नहीं मानता है। आइडियल वर्शिप मूर्ति पूजा। लेकिन ठीक है, शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान बनाने के लिए और इसके लिए एक शुरुआत अच्छी है। लेकिन अगर वहीं पे रह गए, हे भगवान हो भगवान छाती पीट रहे हो, तो फिर तुमको कुछ मिला नहीं। जहां शुरू किए वहीं रह गए। अब पढ़ना शुरू किए, पढ़ते ही रह गए, सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या मतलब तुम्हारी पढ़ाई का? सीधी सी बात है। बहुत जानता, अमित बहुत जानकार है, तो जानकारी लेके अचार डालेंगे। जानकार थे तो सेलेक्ट हो जाओ। गलत कह रहा है। इसीलिए जब बड़े फिलोसफर्स के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे, तो वो स्पिरिचुअल हो चुके होते हैं। गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के पास जब लोग समस्याएं लेके जाते थे, वो तो गौतम बुद्ध कुछ बोलते बोलते ना तो मुस्कुरा देते थे। क्या फालतू का बहस नहीं चले यार। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, जो बड़े प्रोफेसर हैं उनसे मिलो, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। वो जानता है कि तुम मीनिंगलेस बात करोगे। जब मैं एमए में था तो फेनोमेनोलॉजी मेरा, तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था फिलॉसफी का। बाद में मुझे ज़बरदस्ती लोग फिलॉसफी छुड़वा दिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस तरह से होने लगा था, मैं फिलॉसफर ही होने लगा था। तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सभाजीत मिश्र गुरुजी, मतलब बहुत ज्ञानी आदमी हैं, पता नहीं इसमें जीवित हैं या नहीं, उस समय रिटायरमेंट की एज थी। तो नॉर्थ इंडिया के फेनोमेनोलॉजी एक टॉपिक है, समृद्ध शास्त्र, उसके वो सबसे विद्वान व्यक्ति थे।
और फेनोमेनोलॉजी की 90 पेज की किताब है, एक ही बुक है, और उसमें 3 फिलोसफर आते हैं, हुसरल, सात्र और बरगंसा। स्पेशल पेपर था मेरा, तो हमको मानते थे, तो एक दिन बुलाया हमको, क्या तैयार है? हम कहे सर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कितनी बार पढ़ोगे? 5-6 बार पढ़ा। 25-30 बार पढ़ो। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी का आदेश मान के मैं 25-30 बार उस किताब, 90 पेज की किताब जान ही रहे हो, और 4-5 बार पढ़ने के बाद किताब पढ़ने मुझे 1-1.5 घंटा लगता था। ये चीज़ें याद होने लगी, पेज देख रहा, ये लिखा होगा, पलट रहा है सब पढ़ना। मैं करीबन 60-70 बार उस किताब को पढ़ गया। फिर लगभग साल बीत गया, ना वो कुछ पूछे ना मैं कुछ बताने गया। साल भर बाद एक ऐसे कॉरिडोर में मुलाकात हो गई, अरे इधर इधर आ, क्या रहा तेरा, समझ में आया है? तो हम कहे सर पता नहीं, समझ में आया नहीं, बस मुझे पेज 1 से पेज 89 तक याद है, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो ऐसे मेरा पीठ ठोके गए, सुन विद्वान उद्वान हमको भी लोग फालतू में कहते हैं, हमको भी बस याद ही है। तो ऐसी चीजें हैं। तो उसी तरह आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। अब आप सोचिए 70 साल से सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर रहा है, आपको लग रहा है 70 दिन में आप विद्वान हो जाएंगे? अगर पूरे कंपटीशन में देखा जाए तो 70 दिन से ज्यादा आप पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे भाई। अब 2 साल तैयारी करेंगे, रोज 8 घंटा पढ़ेंगे, तो पॉलिटी का पूरा सेक्शन बहुत होगा तो 4-4 घंटा के ज्यादा 70 दिन ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे पूरे अपने कंपटीशन की लाइफ में। भाई एक दिन 4 घंटे पढ़ते हो तब 24 घंटा जाकर कंप्लीट होगा, तो 70 दिन दे रहे हैं आपको, मतलब 6 दिन पढ़ोगे कुछ बचेगा ही नहीं। 70 दिन तुम पॉलिटी पढ़ लो ना, ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह आर्टिकल और क्लॉज बोलोगे। मैं बार बार कहता हूं, दिक्कत सिर्फ इतना सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में, जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो मेहनत करता है, जिसका नहीं हो रहा वो नहीं पढ़ता है। सिर्फ 1-2-4% लोग होते हैं जो बहुत मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, लेकिन ये जान लो वो जीवन में कभी असफल नहीं रहते। मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, XYZ कुछ भी कर रहा हूं, किसी एक चीज का तुम नॉलेज कर लेना अपने लाइफ में, किसी एक चीज का। तुमको हिंदी आती हो, तुमको इंग्लिश आती हो, तुमको मैथ आता हो, तुमको रीजनिंग आती हो, तुमको फिलॉसफी आती हो, तुमको संस्कृत आती हो, तुमको पॉलिटी आती हो, तुमको हिस्ट्री आती हो, कोई भी एक चीज अगर तुमको ढंग से आ जाएगी, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जो आपकी सफलता रोक ले। प्रॉब्लम यह है कि हमको कुछ नहीं आता, और समस्या यह है कि बच्चे को सही बात बता दो तो उसको बुरा लग जाता है कि सर हमको ऐसे बोल दिए। अरे हमारी दुश्मनी है आपसे, कोई झगड़ा है मेरा आपका, पता नहीं जिंदगी में फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो मैं क्यों बुरा सोचूंगा आपके लिए? मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग मेहनत करें, नाम कमाएं, कि भविष्य में कभी आमना सामना भी हो गया, कभी आप नाम लेंगे, जैसे सभाजी सर का नाम लिया मैं तुरंत अपना कान छुआ हूं, तो मैं उनको गुरु मानता हूं दिल से, तो मेरे इससे ज्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं। मैं इसलिए समझाता रहता हूं, मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। और मैं नहीं मानता कि अगर आपने मेहनत कर दी 2 साल तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और नहीं भी हुआ तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो आपकी सफलता रोक ले। बात सफल होने से हो सकता है इतना सफल हो जाए कि 500 IAS आप ही के पीछे घूम रहे हो। IAS होना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, भारत के सबसे आसान एग्जाम में मैं मानता हूं इसको। हाँ, सिलेबस बड़ा है, कंट्रोल करने में टाइम लगता है, चीज़ें भूल जाती है, और सबसे बड़ी बात अपने को मेंटेन करना बहुत टफ है। अब जैसे ये है, शायद आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिलती है इनको, दूसरे तरह के भी प्रेशर होंगे, दाढ़ी बाल से लग रहा है शादी की भी उम्र हो गई है, जवान हो गए, घर वाले भी अगर नहीं हुई तो जरूर बातचीत चल रही होगी। इनका जरा सा ध्यान हटा तो ये 6-8 महीना साल भर पढ़ने के बाद ही फिर गायब हो जाएंगे। तो इस चीज को, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं।
अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। लड़कियों को मैं बार बार कहता हूं, एक बात जान लो, जब तक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, घर वाले शांत हैं, तो 18-20 के बाद किसी का गार्जियन भारत में कितना भी पढ़ा लिखा हो, शायद आधा 1% लोग होंगे जो वेट कर लें। जहां रिश्ता मिला वहीं बांध देंगे। अभी उम्र आपकी कम है, फैमिली वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मौका मिला है 2-3 साल पढ़ लो। जिस दिन फैमिली वाले ध्यान दिए, 6 महीने के अंदर फुल एंड फाइनल। लड़कों को तो एक बार भारत में मिल भी जाता है मौका, लड़कियों के लिए चांस नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़िए। पंद्रह 2 का मूल उद्देश्य जाति व्यवस्था से उत्पन्न अस्पृश्यता जैसे कुरीतियों को समाप्त करना है। चूंकि आजादी से पहले कई सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया जाता था। इसीलिए 15(2) के तहत इस पर रोक लगाई गई। समझ में आ गया? इस आर्टिकल में कोई डाउट है किसी को? सोनिका कोई डाउट? तू जी, प्रजापति जी, समझ में आ रहा है? राज्य कितने आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकता है? कौन कौन से? जाति और जहां पैदा हुए हो, जन्म स्थान, ठीक है? और प्राइवेट व्यक्ति इन्हीं 5 आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। यदि वह कोई दुकान, होटल और मनोरंजन का जगह चला रहा है, अथवा राज्य निधि से थोड़ा या पूरा पैसा मिल रहा है, कुआं, तालाब, सार्वजनिक स्थल, तो यहाँ पे किसी प्रवेश को, किसी को आने जाने से रोका नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? तो 15 में मूल रूप से यही है। अब इसके 3 क्लास और हैं, 15 क्लास 3, 15 क्लास 4, 15 क्लास 5, लेकिन उसमें अनुच्छेद 15 के अपवाद दिए गए हैं। मतलब ये जो 2 क्लास बोले 15(1) और 15(2), तो 15(1) में क्या कह रहा है? राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में क्या कर रहा है? इन्हीं आधारों पर कोई निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक जगहों पे प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः रूप से राज्य निधि से पैसा ले रहा हो तो। हाँ, मेरा घर है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी रूल बना सकता हूं। क्लियर हुआ? मेरा पर्सनल घर है, मैं ताला लगा के रख लूं कि सोनिका आएगी तो व्हाइट कपड़े में आएगी और आशिका आएगी तो ब्लैक कपड़े में आएगी। आना हुआ मत, आना हो मत आ। लेकिन मैं यहां के लिए, दिस इज ए पब्लिक प्लेस, यहां के लिए मैं रूल नहीं बना सकता। हाँ, डिसिप्लिन के नाम पे, जैसे अमित किसी दिन आ जाता है ड्रेस में, टाई वाई लगाए, लाइनिंग वाली शर्ट पहने, तो डिसिप्लिन के नाम पे मानता हूं कि कुछ रूल्स रेगुलेशन रखे जा सकते हैं, लेकिन वो अनुशासन है, कानून नहीं। समझ में आया? विधि और अनुशासन अंतर होता है, चीजों को समझिएगा। शब्दों का खेल है पूरा यूपीएससी। अब 15 क्लास 3, यह अनुच्छेद 15(1) और 2 का अपवाद है। इसमें कहा गया है
कि अनुच्छेद 15 की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। समझ में आ गया? अब देखो इस आर्टिकल में 15(3) में लिंग के आधार पे क्या कर दिया गया? भेदभाव कर दिया गया, इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया। अच्छा, अपवाद का एक कारण और हो सकता है, पुरुष क्या गर्भ धारण कर सकता है? नहीं, महिलाएं ही सिर्फ गर्भ धारण कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में उनको मातृत्व छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? बच्चा पैदा करने, मां बनने का वो मजबूरी है, तो इसको अपवाद मत मानिए। महिलाओं की कुछ शारीरिक बनावट और इस तरह से होती है कि उनको इस तरह की छूट देनी जरूरी है। क्लियर हुआ? चलिए 15 क्लास 4, यह दूसरा अपवाद है। इसे प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से रखा गया। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अनुसूचित जाति और जनजाति, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित ओबीसी, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अब इसमें देखिए जाति के आधार पर कर दिया गया। छूट गया क्या कुछ? हाँ, क्या छूटा है? क्या लिखा है? लिया गया है। इसके तहत राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 15(5) लिखिए, इसे 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से रखा गया। 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से रखा गया। इसे प्रभाव देने के लिए संसद ने 2006 में एक अधिनियम पारित किया। जिसे केंद्रीय शिक्षा संस्था अधिनियम, जिसे केंद्रीय शिक्षा, 2006 में 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 2006 में
पी लीजिए।